Brought to you by खाता बुक। इनका टुमारो होना हो लेकिन हिसाब टुडे हो सकता है। हाँ? कैसे? भाई खाता आउट करो, खाता बुक डाउनलोड करो, ये ऑटोमेटिकली हिसाब करे, उधारी वापस लाए फटाफट। भेज दिया उसको हिसाब। खाता बुक, बिजनेस हुआ इजी। अलग अलग रिपोर्ट्स दुनिया भर से आ रही हैं वैक्सीन प्रोजेक्ट को लेकर। हम आपसे जानना चाहते हैं कि आज की तारीख में अगर आपसे पूछा जाए कि हिंदुस्तान में वैक्सीन कब से, किस हफ्ते से या किस महीने से बंटनी शुरू हो जाएगी, तो आपको क्या लग रहा है? नवंबर, दिसंबर, जनवरी, अगला साल? कब आपको लगता है कि हिंदुस्तान में लोगों को वैक्सीन मिलनी शुरू हो जाएगी? ये सवाल भी मुश्किल है। ये कहना, ये देखना पड़ेगा कि अगर सारी ट्रायल्स ठीक होती हैं, जो वैक्सीन ट्रायल हो रही हैं फेज़ 2 या फेज़ 3 की भारत में जो चली हुई हैं, उसमें हमें 2-3 रिजल्ट्स अच्छे आए कि वैक्सीन सेफ़ है। अभी तक जो भी रिजल्ट आए उसमें यही आया है कि वैक्सीन बिल्कुल सेफ़ है। फॉलोअप में भी यही आया कि वैक्सीन सेफ़ है, उससे किसी को कोई ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट नहीं है। और दूसरा ये कि वैक्सीन इफ़ेक्टिव है, कि वैक्सीन लगाने से प्रोटेक्शन मिलता है। एक तो ये हुआ कि वैक्सीन लगाने से आपके शरीर में एंटीबॉडीज़ बनते हैं, लेकिन वो एंटीबॉडीज़ फिर जाके आपको सफिशिएंट प्रोटेक्शन देते हैं जब आपका एक्सपोजर हो किसी व्यक्ति के से या इन्फेक्शन से, और आपको इन्फेक्शन ना हो या बहुत कम मात्रा में हो। ये जब हम देख पाएंगे तो फिर हम वैक्सीन को आगे प्रोड्यूस कर पाएंगे। और लार्ज, उसमें भी एक चैलेंज है कि इतने डोजेस कैसे हम बनाएं और कैसे डिस्ट्रीब्यूट करें। इस सब को देखते हुए अगर सब ठीक ठाक रहा तो अर्ली नेक्स्ट ईयर तक, जनवरी तक उम्मीद की जा सकती है कि हमें वैक्सीन जो है कुछ हद तक मार्केट में आ जाएगी। आप कह रहे हैं कि जनवरी 2021 तक वैक्सीन बाजार में आ जाएगी। उसके बाद सवाल ये होगा कि अगर 1.3 अरब लोगों को वैक्सीन दी जानी है और शुरुआत में केवल कुछ करोड़ डोज ही वैक्सीन के बन सकते हैं, तो आप जैसे जो डॉक्टर हैं, सरकार में, हेल्थ मिनिस्ट्री में जो लोग हैं, वो ये कैसे तय करेंगे कि इतनी कम वैक्सीन इतनी ज़्यादा आबादी में डिस्ट्रीब्यूट किस तरीके से की जाएगी? इस पे ऑलरेडी काम हो रहा है, और इस पे हर दफ़ा जब वैक्सीन आती है तो वैक्सीन प्रायोरिटाइजेशन जो हम कहते हैं, कि अगर हमारे सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट किसको वैक्सीन मिलनी चाहिए। 2 ग्रुप्स जो सामने आते हैं, एक है जिनको इन्फेक्शन के चांसेस ज़्यादा हैं, चाहे वो हेल्थ केयर वर्कर्स हों या और कोई और कोरोना वॉरियर्स हों, और दूसरा एक ग्रुप ऐसा है जिनमें डेथ्स ज़्यादा हों, मोर्टेलिटी के चांसेस ज़्यादा हों, मृत्यु के चांसेस ज़्यादा हों। इन दोनों को हम प्रायोरिटाइज करते हैं कि इन ग्रुप्स को हम जल्दी वैक्सीन दें, क्योंकि हम ये चाहते हैं केसेस कम हो और ये चाहते हैं कि डेथ्स कम हो। तो अगर हम एक प्रायोरिटी लिस्ट बनाएं और उसकी एक लिस्ट बना के देखें कि जैसे जैसे डोजेज आएंगे हम उसी हिसाब से लिस्ट के नीचे चलते रहें, तो हम ये वैक्सीन जो है ये इक्विटेबली सब लोगों को डिस्ट्रीब्यूट कर पाएंगे बेस्ड ऑन द प्रायोरिटी। नहीं, क्योंकि ऐसा नहीं होना चाहिए कि जिसकी लाठी उसकी भैंस। जिसके पास ज़्यादा पैसे हैं, जिसका ज़्यादा पहुंच है, वो तो पहुंच जाए लाइन में एकदम आगे कि मुझे टीका लगाइए, वैक्सीन दीजिए। लेकिन जो गरीब हैं, जो कि वाकई में वनरेबल हैं उस बीमारी को लेकर, जिनको हो सकता है ये वायरस, उनके पास उनका नंबर ही ना आए। क्योंकि हिंदुस्तान में और दुनिया भर में अक्सर ऐसा ही होता है कि जिनके पास पैसा होता है वो तो अपना काम करा लेते हैं, बाकी लोग वेट करते रह जाते हैं। बिल्कुल सही। इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि ये हम प्रायोरिटाइजेशन पहले से करें और इसमें स्ट्रिक्ट कंट्रोल हो। और ये जैसे आपने कहा कि एक और जो समस्या ग्लोबल कम्युनिटी में वो है जो हम कहते हैं वैक्सीन नेशनलिज्म, कि कई देश कहते हैं कि हमारे यहाँ वैक्सीन बना है तो हम अपने देश में ही देंगे, और जो गरीब देश है या जो जिन देशों में इतनी फैसिलिटी नहीं है वहाँ पे वैक्सीन को हम नहीं देंगे। तो WHO ने इसमें पूरे गाइडलाइंस बनाया कि वैक्सीन की डिस्ट्रीब्यूशन इक्विटेबल होनी चाहिए। और हमको ये समझना चाहिए कि ये ग्लोबल पैंडेमिक है। देश में भी अगर हम कुछ लोग वैक्सीन लगा लेंगे और नहीं लगाएंगे, और हम प्रायोरिटाइजेशन ठीक से नहीं करेंगे, तो पैंडेमिक जल्दी खत्म नहीं होगा। उससे मौतें भी ज़्यादा होंगी और पैंडेमिक भी ज़्यादा फैलेगा। इसलिए जो प्रायोरिटी लिस्ट बनाई जाती है उसको सिंसियरली फॉलो करना चाहिए, तभी जाके हमारे केसेस भी कम होंगे और डेथ्स भी कम होंगे।